हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। आज हम लोग कोरिजन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसे संक्षारण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि कोरिजन क्या होती है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और इसके पीछे मैकेनिज्म क्या छिपा है, वो चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कोरिजन क्या है। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे मेटल्स में आप पाएंगे कि उनकी खूबसूरती और मजबूती समय के साथ में बदलने लगती है, गिरने लगती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लोहे की चीज़ों को आप पाएंगे कि जब वह हवा और पानी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है। उसी तरह से हमारे जो कॉपर की जो कुछ वस्तुएँ हैं जैसे कि स्टैचूज, तो उनके ऊपर भी हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। उसी तरह से सिल्वर के जो बर्तन हैं हमारे, उनमें काली परत चढ़ने लगती है। ये सभी कोरिजन की वजह से हुए हैं। किस तरह से हुए हैं उसे हम लोग समझेंगे, लेकिन ये बेसिकली किसकी वजह से हुए हैं? कोरिजन की वजह से हुए हैं। कोरिजन की वजह से इनकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू वो गिर गई, अर्थात इनकी जो वैल्यू है मार्केट में वो गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरिजन की वजह से इनकी खूबसूरती ख़राब हो गई, इनकी मजबूती पर प्रभाव पड़ा, इनका रंग, रूप, शेप, साइज सब इनका बदल बदल गया। पूरी तरह से ये डिटोराइट हो गए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू गिर गई। ये एक तरीका हुआ, एक पहलू हुआ चीज़ों को समझने का। लेकिन अगर हमें केमिस्ट्री के टर्म में कोरिजन को समझना हो कि वो क्या है तो कैसे समझेंगे, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो कोरिजन बेसिकली एक रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल का सरफेस जब हवा, पानी या दूसरे केमिकल्स के संपर्क में आता है तब उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है और मेटल का सरफेस एक पतली फिल्म का, पतली लेयर का फॉर्मेशन कर देता है अपने सरफेस के ऊपर में। वह सरफेस जो है, वह लेयर जो है वो पोरस भी हो सकती है, नॉन पोरस भी हो सकती है। अगर पोरस होती है लेयर तो फर्दर फिर अंदर के जो सरफेसेस हैं वो भी ऑक्सीडेशन करना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे और मेटल जो है इस तरह से कोरिजन का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल सरफेस जो वहाँ लेयर बनाया है अपने ऊपर, अगर वो नॉन पोरस है तो फर्दर उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और मेटल सरफेस आगे कोरिजन से बच जाता है। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है, जब वह वायु और वाटर के संपर्क में आता है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इनको दे देगा और यह ऑक्सीडाइज हो जाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसे हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट का फार्मूला हमारा यही है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि रस्ट का फार्मूला क्या है, तो हमारा रस्ट का फार्मूला हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3XH2O। ये XH2O डिपेंड करता है, इसका अलग अलग अमाउंट में वेरी करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम लोग एक्स लिख देते हैं। एक्स मतलब कभी ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये हमारा रस्ट का फार्मूला हो गया। यहाँ पे जो हमारा ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा पोरस लेयर का फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ आयरन मॉलिक्यूल। तो आयरन के केस में जो ऑक्साइड लेयर बन रही है वो हमारा पोरस होती है। तो पोरस होने से क्या होगा कि फर्दर जो अंदर के आयरन के सरफेसेज हैं उनमें फिर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले में तो ऑक्साइड लेयर बन गया, Fe2O3XH2O बन गया, लेकिन ये चूँकि पोरस होते हैं तो अंदर में भी हवा, पानी जा सकता है और अंदर के जो सरफेसेज हैं, मेटल सरफेसेज हैं, उनमें भी फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो पाएगा। इस वजह से पूरा हमारा लोहा का लोहा ख़राब हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम के केस में हमारा उल्टा होता है। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और Al2O3 का एक पतला सा ऑक्साइड लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर चढ़ा लेता है। लेकिन ये ऑक्साइड लेयर जो रहता है वो नॉन पोरस रहता है। नॉन पोरस का मतलब हुआ कि इसमें, इसके लेयर्स में हवा, पानी अंदर नहीं जा सकता है। इस वजह से एल्युमिनियम के अंदर वाला जो सरफेस है उसमें फिर से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात फिर से उसमें कोरिजन नहीं लगेगा। तो ये जो नॉन पोरस लेयर है एल्युमिनियम में, वो एल्युमिनियम को आगे संक्षारित होने से बचा रहा है, लेकिन आयरन के केस में उल्टा हो रहा था। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं कि लोहे में जंग लगती है लेकिन एल्युमिनियम में नहीं लगता, तो ऐसा क्यों होता है। उसी प्रकार से आप पाएंगे कि जब सिल्वर ऑक्सीजन से या सल्फर से रिएक्ट करता है तो सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर। उसी प्रकार से जब आपने देखा था कि कॉपर के बर्तनों में हरे रंग की परत चढ़ गई थी, तो बेसिकली जब कॉपर वायु से रिएक्ट करता है या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो यह कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। जनरली वो ग्रीन कलर के होते हैं।
तो बेसिकली कोरिजन का मतलब आपने क्या समझा कि कोरिजन एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कोई मेटल सरफेस हवा, पानी या दूसरे गैसेस के संपर्क में जब आता है तो उनके बीच में रिएक्शंस होने लगती है। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इस वजह से उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं और इस वजह से उनके जो सरफेसेस हैं वो डिटोराइट होने लगते हैं। तो बेसिकली ये कोरिजन हमारा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि कोरिजन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास जो कोरिजन के टाइप्स हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक को हम लोग ड्राई कोरिजन कहते हैं, दूसरे को हम लोग वेट कोरिजन कहते हैं। नाम में ही सारी चीज़ें छपी हैं। ड्राई का मतलब हो गया सिर्फ इसमें वाटर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, सल्फर से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है। वेट कोरिजन में हम लोग देखते हैं कि एक वेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है। हम लोग वेट कोरिजन को वेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखे थे कि जब हमारा सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये हमारा ड्राई कोरिजन कहलाएगा। उसी तरह से कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, या ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर से भी रिएक्ट करता था और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता था, यह भी हमारा ड्राई कोरिजन का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन जहाँ कहीं भी वाटर इन्वॉल्वमेंट हो तब हम लोग उस केस में उस कोरिजन को वेट कोरिजन का नाम देते हैं। जैसे कि आयरन के केस में ले लें, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क, दोनों के संपर्क में आएगा तभी इसका कोरिजन संभव हो पाता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों के संपर्क में आता है तभी आयरन का ऑक्सीडेशन हो पाता है, अर्थात उसका कोरिजन संभव हो पाता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारा ये कहलाया वेट कोरिजन, वेट कोरिजन है। ये जो हमारे कहलाएँ वो ड्राई कोरिजन कहलाएँ। अब हम लोग समझते हैं कि इस कोरिजन को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स को पढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने सीखा कि एल्युमिनियम में कोरिजन नहीं होता है, बहुत ही स्लो होती है उसमें, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला सा परत चढ़ा लेता है अपने ऊपर जो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है, और इस वजह से जो अंदर के जो मेटल सरफेसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि रस्ट एक जनरल टर्म है आयरन ऑक्साइड्स के, जितने भी आयरन ऑक्साइड्स हैं उनका एक जनरल टर्म है रस्ट, और उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग N या XH2O दिखाते हैं। ये बेसिकली जो XH2O है रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वाटर मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी को। जो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रस्ट में अलग अलग तरह के होते हैं। शुरुआती स्टेज में वाटर मॉलिक्यूल्स अलग रहेंगे और लास्ट स्टेज में अलग, और अलग अलग तरह के रस्ट में उनको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे XH2O मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोरिजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म, मॉइस्चर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओवर वोल्टेज, प्योरिटी ऑफ मेटल, pH ऑफ द मीडियम, रिलेटिव एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं कुछ जो कोरिजन के रेट को प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल की। नेचर ऑफ मेटल में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर वाले मेटल्स हैं वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं उनकी चाहत रहेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से उसमें कोरिजन भी बहुत ज़्यादा फास्टली होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज फास्टली करेगा उतना ज़्यादा कोरिजन पॉसिबल हो पाएगा। वहीं अगर लोअर रिएक्टिविटी मेटल की बात करें, जो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो, जैसे कि अगर हम लोग प्लेटिनम और गोल्ड की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से इनका भी कोरिजन नहीं होता, नो कोरिजन। आप देखते होंगे कि सोने में या प्लेटिनम में कोरिजन नहीं होता है, कितनों भी साल आप छोड़ दें उसमें कोरिजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात हमें समझनी है कि दो मेटल के बीच में जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा कोरिजन उस रेट के हिसाब से वो होगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा। तो ये पहली बात होगी हमारे नेचर ऑफ मेटल में कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीडेशन ज़्यादा जल्दी होगा, वो जल्दी ज़्यादा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, इस वजह से उनका कोरिजन भी बहुत ही फास्टली होगा। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं उनका कोरिजन बहुत ही धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर्स है वह है प्योरिटी ऑफ मेटल। कोई भी प्योर मेटल आप लेते हैं तो उसमें जनरली कोरिजन नहीं देखने को मिलता है। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज़ प्योर होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती ही है। तो हम लोग जितने भी मेटल्स बनाते हैं वो एलॉय का फॉर्मेशन करके बनाते हैं ताकि उनकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और बाकी जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है उन सारे प्रॉपर्टीज़ में इन्हांसमेंट आ जाए। तो बेसिकली अगर इम्प्योर मेटल्स लेते हैं हम लोग तो उनमें जनरली
टाइनी गैल्वेनिक सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरिजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एज फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग जिंक ले लें जो कि 99.999% अगर प्योर है तो उसमें कोरिजन रेट सिंपली 1 देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही उसकी प्योरिटी थोड़ी सी और कम कर दें, मतलब 99.99 कर दें, तो उसमें कोरिजन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर उसकी और प्योरिटी थोड़ी सी घटा देते हैं, थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में 99.95 कर देते हैं, तो उसका कोरिजन रेट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्योरिटी ऑफ मेटल भी मैटर करता है कि उसकी जो उस मेटल की जो कोरिजन है वो कितनी फास्ट होगी या नहीं होगी। तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है वह है रिलेटिव एरिया ऑफ कैथोड एनोड। कोरिजन रेट इक्वल्स टू होता है हमारा एरिया ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एनोड। जितना ज़्यादा एरिया कैथोड का होगा कोरिजन रेट उतना ज़्यादा रहेगा, और जितना कम हमारा एरिया ऑफ एनोड रहेगा उतना ही ज़्यादा कोरिजन रेट रहेगा। मीन्स अगर ज़्यादा एरिया रहा कैथोड का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगी, और इस वजह से हायर रेट ऑफ कोरिजन देखने को मिलता है। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड रहेगी वहाँ पे फिर रेट ऑफ कोरिजन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली कोरिजन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में चली जाएगी। इससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी अर्थात डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ही तेज़ गति के साथ में कोरिजन होना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में सोलिबिलिटी जो है वो घटने लगती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो मतलब कोरिजन भी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना फास्टर रेट के साथ में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरिजन के लिए ऑक्सीजन वाटर ये सब ज़रूरी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी थोड़ी घटने लगती है, और इसी वजह से जो हमारा कोरिजन का रेट है वो घटने लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वह है नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। अगर हमारे पास कोई मेटल है और अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फिल्म चढ़ा लिया है, तो वह ऑक्साइड लेयर बहुत तरह तरह के होते हैं, जैसे कि पोरस ऑक्साइड लेयर, नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर, या फिर ये हमारे जो होते हैं वो जनरली अस्टेबल होते हैं, और एक अनस्टेबल लेयर का भी फॉर्मेशन करते हैं। जनरली ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल का ये काम रहता है, जैसे कि हमारा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो मेटल्स हैं वो बहुत ही अनस्टेबल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली प्लेटिनम और गोल्ड में देखने को मिलता है, सिल्वर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो पोरस ऑक्साइड लेयर रहने से क्या होगा कि उसमें बहुत ही छिद्र रहेंगे, उन छिद्रों से हवा पानी जा सकता है, जिससे जो मेटल का अंदरूनी सरफेस है वह भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वह भी संक्षारित हो सकता है। इसलिए जो पोरस ऑक्साइड फिल्म अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर है तो उसमें फर्दर कोरिजन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मेटल सरफेस का ऑक्साइड फिल्म नॉन पोरस नेचर का है, मतलब उसमें किसी तरह का छिद्र नहीं है, तो हवा और पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे फिर फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और वह संक्षारण से बच जाएगा। तो हमारे पास बहुत तरह के नॉन पोरस ऑक्साइड वाले जो मेटल्स हैं वो हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड नॉन पोरस वाला है, क्रोमियम ऑक्साइड, कुछ हद तक जिंक ऑक्साइड भी है। तो ये सारे जो हमारे ऑक्साइड लेयर हैं वो फर्दर मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, फर्दर उनका कोरिजन होने से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी दो मेटल ले लेते हैं, अगर दोनों मेटल के बीच में जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उस मेटल का रेट ऑफ कोरिजन भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि अगर दो मेटल ले लें, मेटल ए और बी, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस अगर बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ कोरिजन भी बढ़ने लगेगा। तो ये बेसिकली है कि अगर आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ कोरिजन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉइस्चर कंटेंट। आप सभी जानते हैं कि कोरिजन होने के लिए हवा, पानी और दूसरे तरह के गैसेस ज़रूरी होते हैं। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हमारा रहेगा, अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है दैट मीन्स कि रेट ऑफ जो हमारा कोरिजन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर एबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही अधिक मात्रा में रहेगी। अगर ड्राई कंडीशन की बात करें तो ड्राई कंडीशन में जो रेट ऑफ कोरिजन है वो थोड़ा घटने लगेगा, क्योंकि वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी भी कम होने लगेगी। अगला जो हमारा फैक्टर है वह है पीएच ऑफ द मीडियम। अगर हम लोग कोरिजन अगर देखना चाहते हैं तो एसिडिक मीडियम फेवर करता है कोरिजन को, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन की जो रेट है और उसमें जो हेल्प करती है हमारी एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिड जो है वो H+ लिबरेट करते हैं, जो जाके हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले करके फर्दर ये क्या हो जाएगा H गैस में, और फर्दर H और H एक और मिल करके H2 गैस में कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा तो उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन
वो मेटल लूज करेगा और उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से जो एसिडिक मीडियम है वो मेटल के ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करने में हेल्प करता है। तो इस वजह से कोरिजन भी उसका बहुत ही फास्टली हो जाता है एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम जो होती है वो ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस की मात्रा घटने लगेगी और वहाँ पे कोरिजन का रेट थोड़ा घटने लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें बेसिकली क्या है कि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे हायर रेट ऑफ कोरिजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं बेसिकली उसी मेटल सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम है या फिर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है तो वहाँ पर रेट ऑफ कोरिजन भी कम देखने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोरिजन क्या है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे देख लिया। अब हमें इसके प्रिवेंशन पर देखना है, किस तरह से किसी मेटल को रस्टिंग से या फिर कोरिजन से बचा सकते हैं। तो हमारे पास कोरिजन को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है हमारा ग्रीस लगा करके या ऑयल लगा करके। बेसिकली जब आप किसी मेटल सरफेस पे ऑयल या ग्रीस लगाते हैं तो वह एक बैरियर बना देता है हवा और मेटल के बीच में। वह हवा और पानी और दूसरी जो अदर गैसेस हैं उसको डायरेक्टली मेटल से कांटेक्ट होने से बचाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है बैरियर प्रोटेक्शन। एक बैरियर की तरह काम करता है और हवा पानी को मेटल के सरफेस से या उससे कांटेक्ट होने से बचाता है। दूसरा जो प्रोसेस है जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। तीसरा भी एनोडाइजिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग एल्युमिनियम के ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर का परत चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जिंक का एक पतला परत चढ़ाते हैं दूसरे मेटल्स में, जैसे कि आयरन पे। उसके बाद चौथा तरीका हमारे पास है एलॉयज़ का फॉर्मेशन करके। हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल्स में मिक्स करके या फिर दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं उसमें मिक्स करके उसे एलॉय बना देते हैं और फिर उसकी उस तरह से मजबूती और बाकी जो कोरिजन वगैरह है वो नहीं हो पाता है। मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हम लोग सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, एलॉयज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी हम लोग कोरिजन से मेटल्स को बचा सकते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो ये कुछ 4 तरह के अलग अलग वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग सभी के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से लोहे में जंग लगती है। हमारे पास छठे में है कि आप पेंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली जब लोहे के सरफेस के ऊपर आप पेंटिंग करते हैं तो उसमें हवा पानी का संपर्क डायरेक्टली नहीं हो पाता और वो उस तरह से कोरिजन से बच जाता है। और हमारे पास आजकल बहुत तरह के कोरिजन इनहिबिटर्स केमिकल्स आ गए हैं जिनको आप अगर मेटल सरफेस के ऊपर लगा देते हैं तो वो कोरिजन उसको होने से बचा देते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप मेटल के सरफेस को कोरिजन से बचा सकते थे। अभी हम लोगों को जो मेन चीज़ समझना था, कोरिजन क्या है और क्या क्या उसके टाइप्स हैं, किस तरह के फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस चीज़ों को समझना था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम लोगों ने नहीं समझा है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, एनोडाइजिंग क्या है, एलॉयज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती हैं, और मेन जो मुद्दा हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसके मैकेनिज्म को सीखना है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।